इस इमेज को देखिए, आपने इसे जरूर देखा होगा। बहुत मीम्स बने, बहुत शेयर की गई और एक्स पर तो हैशटैग ट्रेंडिंग में चल रहा था। पर आज हम इस इमेज के बारे में बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं उस समिट की जहां ये इमेज खींची गई है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप की। हम बात करेंगे कि एक्चुअली में कॉप क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसमें किन चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है, अभी जो कॉप के समिट्स हुए उनमें किन चीजों के बारे में डिस्कस किया गया। इन सारी चीजों के बारे में हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। It is clear that the environmental crisis which is confronting the world will profoundly alter the future destiny of our planet. Climate change has consequences for our oceans, our weather, our food sources, and our health. Mr. Chairman, for our generation and for future generations, there can be no other way. Brazilian city of Rio de Janeiro today, the biggest summit meeting ever has finally begun. We believe that the environmental degradation which has been caused has largely been caused by the developed countries. Now, 50 years after that Stockholm meeting, we face a triple planetary crisis of climate change, pollution, and biodiversity. अभी हाल ही में यूएई में कॉप 28 हुआ, जो कि बहुत चर्चा में रहा। मैं इस इमेज की वजह से नहीं कह रहा हूँ, इसकी वजह से तो चर्चा में था ही, पर इसका चर्चा में रहने का एक और रीजन था, जो थी इसको लेकर हुई कंट्रोवर्सी। अब कंट्रोवर्सी क्या थी, इस समिट में किन चीजों पर डिस्कस किया गया, इन्हें हम वीडियो में आगे देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि कॉप की शुरुआत कैसे हुई। इसके लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा, यानी इंडिया में इमरजेंसी लगने से कुछ साल पहले 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई। और ये पहली बार था कि दुनिया भर के लीडर्स एक साथ आकर एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए बात कर रहे थे। और ये वो दौर था जब एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड हमारे पास सवाल तो बहुत थे, लेकिन जवाब बहुत ही कम थे। और इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में लगभग 113 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें देशों के प्रतिनिधि, एनवायरमेंटलिस्ट, एनजीओज और सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। और इस कॉन्फ्रेंस में एनवायरमेंटल चैलेंजेस जैसे पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, बायोडायवर्सिटी लॉस, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स कंजर्वेशन, इंटरनेशनल कॉपरेशन, इन जैसे मुद्दों पर डिस्कशन किया गया। और इसमें प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस तैयार की गई। इनमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, इन मुद्दों पर लिखा गया। तो सवाल आता है कि हमें इस कॉन्फ्रेंस से क्या मिला। तो सबसे पहले तो हमें स्टॉकहोम डिक्लेरेशन मिली, जिसमें प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, पोल्यूशन प्रिवेंशन, राइट टू डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल डैमेज, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, इन जैसे मुद्दे थे। दूसरी बड़ी चीज जो हमें इस कॉन्फ्रेंस से मिली वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP। और UNEP में जब हम आगे जाएंगे तो हमें कॉप देखने को मिलेगा। और इसीलिए कॉप की तरफ बढ़ने से पहले हम बाकी मुद्दों पर नजर डाल लेते हैं जो हमें स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से मिली। वो थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल एनवायरमेंटल मूवमेंट, यानी दुनिया को बताया कि हम एनवायरमेंट जैसे मुद्दों पर एक साथ आकर बातचीत कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आने वाले सारे कॉन्फ्रेंस के लिए या एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए एक मिसाल बन गई। अब ये कॉन्फ्रेंस होने के बाद इस आइडिया को जारी रखने के लिए, इस काम को जारी रखने के लिए UNEP का गठन किया गया। UNEP बेसिकली कंट्रीज को एनवायरमेंट
एनवायरमेंट के प्रति एनकरेज करता है, एक लीडरशिप प्रोवाइड करता है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, इंटरनेशनल कॉपरेशन, इन जैसे मुद्दों पर यूएनईपी काम करता है। ये इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ बनाने के लिए देश दुनिया में एनवायरमेंट के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए हेल्प करता है। पर तेजी से बढ़ते एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, इनकी वजह से एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए 1992 में ब्राजील के रियो दे जेनेरियो में द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, जिसे हम रियो समिट या अर्थ समिट भी कहते हैं, इसका आयोजन किया गया। और इस समिट के मुख्य उद्देश्यों में से एक था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान किया गया जिसे हम एजेंडा 21 कहते हैं। एजेंडा 21 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इन मुद्दों पर फोकस किया गया था। इसमें सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन जैसे मुद्दों पर बात की गई है। ये एक एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट था जिसमें 40 चैप्टर्स और 4 सेक्शंस थे। अगर आप इन चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो गूगल पे आपको ये सारे चैप्टर्स आसानी से मिल जाएंगे। इस अर्थ समिट में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD समझौता हुआ, जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, एक्सेस टू जनरेट रिसोर्सेज, इन जैसे मुद्दों पर काम करने के लिए बनाया गया। और इसी के साथ एक और समझौता हुआ जो था UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका मेन उद्देश्य दुनिया भर के तापमान में बदलाव के प्रति खतरे को कम करना है। इसकी मीटिंग्स हर साल बुलाई जाती है और इन्हीं मीटिंग्स को हम कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। UNFCCC 1992 में आया, पर इसकी पहली मीटिंग यानी COP1 मार्च 1995 में जर्मनी के बर्लिन में हुआ। इसके बाद हर साल मीटिंग के साथ कॉप के पीछे का नंबर भी बढ़ता है। इसमें क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल्स तय होते हैं और देश अपने अपने क्लाइमेट एक्शन के प्रति टारगेट्स को सेट करते हैं। अब कुछ फेमस और इम्पोर्टेंट कॉप मीटिंग्स को देखते हैं। 1997 में जापान के क्योटो में हुआ COP3 क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इन गैसेस के इमिशन को अपने फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड तक यानी 2008 से 2012 तक 5.2% से कम करने का समझौता था। सारी कंट्रीज अपने टारगेट को पूरा तो नहीं कर पाई, पर ये इंटरनेशनल लेवल पर एक महत्वपूर्ण कदम था क्लाइमेट चेंज के प्रति सहयोग बढ़ाने में। इसके बाद 2009 में हुआ COP15। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल के बाद एक नया इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट तैयार करना था, पर 2022 में कनाडा में हुई COP15 की मीटिंग में एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क तैयार किया गया जो कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर था। GBF ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था 30/30, जिसमें था कि 2030 तक अर्थ का 30% हिस्सा हमें प्रोटेक्ट करना है। अब COP21 जो 2015 में हुआ था, जिसे हम पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं, और पेरिस एग्रीमेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एग्रीमेंट पेरिस में साइन हुआ था। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर का इंक्रीज है इसे 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर रोकना है और अगर हो सके तो 1.5 डिग्री तक रोकने की कोशिश करना। इसमें कंट्रीज ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस यानी NDCs तैयार किए, जिसमें उन्होंने बताया कि अपने इमिशन को कैसे कम करेंगे और क्लाइमेट चेंज से कैसे डील करेंगे। इसमें जो डेवलप कंट्रीज थी उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस देने का कमिटमेंट किया ताकि डेवलपिंग कंट्रीज अपने क्लाइमेट गोल्स को अचीव कर सके। अब क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था कि कंट्रीज को एक टारगेट दिया था कि आपको इतना कम करना है, पर यहाँ पर कंट्रीज से पूछा गया कि आप अपना टारगेट बताइए कि आप कब तक और कितना इमिशन कम कर सकते हो, क्योंकि हर कंट्रीज की अपनी अलग अलग सिचुएशन होती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए एक ए नाम की जगह है जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे
पौधे लगे हैं और पोल्यूशन भी वहाँ बहुत कम होता है। और वही दूसरी तरफ एक बी नाम की जगह है जहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज है, बहुत ज्यादा गाड़ियां चलती है और पेड़ पौधे भी कम हैं। तो अगर ए और बी दोनों को कहा जाए कि आपको इतने समय में एक हेल्दी एनवायरनमेंट तैयार करना है, तो जो ए है वो तो इस टारगेट को आसानी से पूरा कर लेगा, पर बी के लिए ये बहुत मुश्किल होगा, शायद वो अचीव भी ना कर पाए। तो ऐसी ही कुछ हालत हमारे कंट्रीज की भी है और इसीलिए कंट्रीज को अपना टारगेट खुद डिसाइड करने के लिए दिया गया। एंड ये पेरिस एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा और हिस्टोरिकल मूवमेंट था क्लाइमेट चेंज के प्रति ग्लोबल कंसेंसस में। अब थोड़ी सी बात हाल ही में 2023 में हुए COP28 की कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था। और कंट्रोवर्शियल इसलिए था क्योंकि जो COP28 के प्रेसिडेंट थे सुल्तान अहमद अल जबेर, ये खुद एक बड़ी ऑयल कंपनी के हेड है। और बड़ी ऑयल कंपनी के हेड अगर दुनिया के सबसे बड़े क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट होंगे तो कंट्रोवर्सी तो होनी ही थी। इसके ऊपर ग्रीन पीस इंटरनेशनल ने एक्स के ऊपर ये लिखा था और ये भी कहा गया कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मतलब प्रेसिडेंट को लेकर बहुत बवाल हुआ। इस समिट में बात की गई COP21 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के बारे में, क्योंकि इस एग्रीमेंट में जो गोल डिसाइड किए गए थे उन्हें हम सक्सेसफुली फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट पर चर्चा हुई और एक बहुत बड़ी बात जो इस समिट में देखने को मिली वो थी फॉसिल फ्यूल पर चर्चा, क्योंकि आज तक जितने भी COP हुए उनमें एक बार भी फॉसिल फ्यूल पर चर्चा नहीं हुई थी। ये पहली बार था कि COP में फॉसिल फ्यूल के यूज को कम करने के ऊपर, इसे रोकने के ऊपर बात की गई। में कोई टारगेट नहीं है कि कब तक कम करना है। और G20 के वक्त जो इंडिया ने कहा था कि रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल किया जाए, और उस बात को यहाँ माना गया है और कंट्रीज से कहा गया है कि 2030 तक आपको रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करना है। तो ये तो थी COP से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। और हाँ, एक और बात, ईयर 2023 जो था वो अब तक की हिस्ट्री का सबसे हॉटेस्ट ईयर था। तो आप समझ सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और आने वाले समय में ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। पर हम इस एनवायरनमेंट जैसे बहुत बड़े मुद्दे पर बहुत कम ध्यान देते हैं, पर हमें इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये हेल्दी एनवायरनमेंट है इसीलिए हम हैं। तो फिर क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो हमें बचा रहा है हम उसे बचाएं? बिल्कुल बनती है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।